हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लाइन एंड प्लेन एक नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हो सके तो हम ट्राई करेंगे कि इसको हम जल्दी से जल्दी निपटाए, है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, लाइन एंड प्लेन। इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए, इसको भी थोड़ा छोटा किया जाए। मैंने जानबूझकर इसको ऐसे प्रिंट करके लगाया है सो दैट हम कंटेंट को जल्दी 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 इन द सेंस थोड़ा सा क्विक यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, है ना। ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हमारे एक्चुअल कंटेंट को शुरू करते हैं। बस मेरे को इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो, क्योंकि यहाँ पे जो ये है साइज, इसकी ये साइज उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को मैच करनी चाहिए। ओके, नाउ आई कैन गो फॉर 100। हाँ, ठीक है। तो चलो, एक लाइन क्या होती है आपको पता है। लाइन इज कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो लाइन एंड प्लेन चैप्टर है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लाइन एंड प्लेन। चलो ये मुझे लिखने दो, लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन इज अवर चैप्टर। इसको हम 3D ज्योमेट्री भी बोलते हैं, है ना। 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये वाला चैप्टर, और ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर को 10 से 12 मार्क आई थिंक है ना। 10 रहेंगे आई थिंक, क्योंकि वेक्टर को 12 रहते हैं। तो अगर आपके वेक्टर के कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हमारे टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो लाइन क्या होती है? लाइन होती है, line is a locus of infinite points which satisfy certain geometrical condition, and that geometrical condition is what? Linear function. Line is a linear function. तो लाइन जो होती है उसको अगर आपको स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। हाँ, अगर लाइन को आपको स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे? इन स्पेस। तो आपको दो चीजों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। पहली है, पहली चीज है एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। अगर आपको किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, अगर आपको लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है ये पता होगा, किसी भी एक पॉइंट से पास कर रही है, वो एक पॉइंट भी अगर आपको पता है, उसके साथ साथ लाइन की डायरेक्शन पता है। तो डायरेक्शन कैसे मिलती है हमें? हमने देखा है डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डीआरएस एंड डीसीएस। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस अगर किसी लाइन की आपको पता है तो आप उस लाइन की डायरेक्शन बता सकते हो, है ना। डायरेक्शन मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से हमें जो डायरेक्शन कोसाइंस मिलती है वो हमें क्या, कौन सी चीज बताती है? मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आर द एंगल, डायरेक्ट कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? किसी वेक्टर ने या किसी लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना इंक्लिनेशन है, वाई एक्सिस के साथ उसका कितना इंक्लिनेशन है, और जेड एक्सिस के साथ उसका कितना इंक्लिनेशन है। ज्यादा बातें यहाँ पे इस चैप्टर में हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर में चीजें डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें पहला प्रूफ प्रूव करना है, पहला थ्योरम यहाँ पे प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। प्लेन नहीं है, सॉरी लाइन बोलना चाहिए, कि अब वो बहुत ही प्लेन घुसा है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना। इसको थोड़ा सा थ्योरम को बस पढ़ते हैं और प्रूव करते हैं, बाकी चीजें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है ना। द वेक्टर इक्वेशन थ्योरम क्या है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार। किस वेक्टर को पैरेलल है? लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए बार, और लाइन पैरेलल है उस वेक्टर का नाम है या वो वेक्टर है बी बार। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन रहेगा आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे बोर्ड अप्रोच से नहीं बताऊंगा कि कैसे प्रूव करना है, हेंस देयरफॉर ये वाली ज्यादा चीजें नहीं करते बैठूंगा, क्योंकि दिस कैन बी द वन शॉट लेक्चर। तो यहाँ पे मान लो आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्या है आपके पास?
थ्री डायमेंशनल स्पेस, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये जेड एक्सिस रहेगा। और मान लो स्पेस में कोई भी एक लाइन आपके पास है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, लेकिन लाइन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि लाइन किसी ए पॉइंट से पास कर रही है, लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए बार, और लाइन एक वेक्टर को पैरेलल है, वो वाला वेक्टर है बी बार और लाइन एल आर पैरेलल। तो इस लाइन का इक्वेशन रहेगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, वेयर लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, यानी लैम्डा इज स्केलर, लैम्डा इज स्केलर। ये रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसे ही दिखाना नहीं है डायग्राम में कि आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है तो आपको उस लाइन पे कोई दूसरा एक पॉइंट लेना पड़ता है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे P, एंड उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा r बार। तो इस P पॉइंट को हम क्या कह रहे होंगे, इस P पॉइंट को हम कह रहे होंगे इट इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन है, एनी पॉइंट P बी द एनी पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दैट लाइन विथ पोजीशन वेक्टर r बार। तो अब हमें क्या करना है, देखो, ये हमें P, ये हमने P मान लिया कि P यहाँ पे कहीं तो होगा। तो आपको एक चीज पता है, ज्यादा भी यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो इस एपी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, आई शुड टर्न ऑन, यहाँ पे इनहांस इंक शेप टर्न ऑन करना रहेगा मेरे को। हाँ, तो अगर इस ओरिजिन को इस पी पॉइंट से ज्वाइन किया जाए और इस ओरिजिन को इस ए पॉइंट से ज्वाइन किया जाए, तो ये जो है और ये जो है, इसकी मदद से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आप एपी बार निकाल सकते हो? यस, यू कैन फाइंड एपी बार। फिर भी जरूरत नहीं है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ए बी बार कोई भी वेक्टर है तो ये रहेगा बी बार माइनस ए बार। बी बार क्या रहेगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर रहेगा, ए बार क्या रहेगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो, इस लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, हमें तो प्रूव करना है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। अब कैसे प्रूव करेंगे, फिगर से आपको ऑलरेडी पता है कि लाइन एल, आपकी जो लाइन एल है वो पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी बार, इजंट इट? अगर लाइन एल वेक्टर बी बार को पैरेलल है तो लाइन का कोई एक टुकड़ा आप कंसीडर करोगे तो वो पार्ट भी उस वेक्टर को पैरेलल रहेगा। समझ में आ रहा है? एनी इफ यू टेक एनी सेगमेंट और एनी वेक्टर अलोंग दैट लाइन ऑफ एक्शन, देन दैट वेक्टर शुड बी पैरेलल टू बी बार। तो इसका मतलब ये जो हमने एपी बार यहाँ पे बनाने का ट्राई किया है, ये पैरेलल रहेगा बी बार। समझ में आ रहा है? हम बोलेंगे हमारा एपी बार बी बार को पैरेलल रहेगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो याद करो वेक्टर चैप्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, मैंने लिखा है एपी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार। वो जो स्केलर मल्टीपल है या वो जो स्केलर है वो है लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो अब एपी बार को मैं क्या लिखूंगा, एपी बार को लिखूंगा आर बार माइनस ए बार, और वो बन जाएगा लैम्डा टाइम्स बी बार। एपी बार को आर बार माइनस ए बार क्यों लिखा, क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर बार है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए बार है, तो वो बन जाएगा लैम्डा टाइम्स बी बार। अब ये जो ए बार है उसको राइट हैंड साइड में भेजो तो ये बनेगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। समझ में आ रहा है? तो यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यही हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि ये जो लाइन है वो पॉइंट ए से पास कर रही है, एंड ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसको, वेक्टर बी बार को। उसी का ये इक्वेशन है। तो इसको वेक्टर इक्वेशन, या इसी को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ, तो लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा इज अ पैरामीटर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों है वेक्टर इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर इन्वॉल्व है और वो पैरामीटर है लैम्डा। तो लैम्डा हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर बन जाएगा, मतलब लैम्डा इज अ स्केलर। और जैसे जैसे आप लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओगे वैसे वैसे आपको लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट आप ट्रेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज यूनिक पॉइंट ऑन दैट लाइन। लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू यूनिक पॉइंट ऑन दैट लाइन। मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो पॉइंट कहाँ पे, मान लो यहाँ पे रहेगा, कहीं पे भी रह सकता है। लैम्डा की वैल्यू थोड़ी चेंज करोगे तो पॉइंट आपका
बदल सकता है। मतलब एक पॉइंट के लिए एक यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा रहती है। मतलब लैम्डा का सिग्निफिकेंस क्या है? लैम्डा का सिग्निफिकेंस ये है कि लैम्डा की जैसी जैसी वैल्यू आप बदलोगे, आपको उस लाइन के अलोंग या उस लाइन पे आपको एक दूसरा दूसरा पॉइंट आपको मिलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हर एक यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए हर एक यूनिक पॉइंट वहां पे लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होती है, या यहाँ पे एक दूसरा भी फॉर्म होता है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है? इस लैम्डा को हमें हटाना है। नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इस लैम्डा को मुझे हटाना है इन द सेंस मैं यहाँ पे कंसेप्ट कौन सी यूज करूंगा? यहाँ पे कंसेप्ट यूज करूंगा एपी बार इज पैरेलल टू बी बार ना। ये तो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने पहले से ही बोला है लाइन एल को बी बार, ये जो वेक्टर है वो कैसा है? पैरेलल है। एपी बार पैरेलल टू बी बार है, इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एपी बार क्रॉस विद बी बार, मैंने कहा ये जीरो बार के बराबर आएगा। तो इसका मतलब एपी बार क्या है आपका? आर बार माइनस ए बार क्रॉस विद बी बार इज इक्वल्स टू जीरो बार। और यही हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। क्या बोला मैंने? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? तो ये हमने प्रूव किया, पहला थ्योरम हमने प्रूव किया। अब देखो रिमार्क क्या दी है, वही जो मैंने आपको बताई। ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा टू अ पॉइंट ऑन लाइन एल, ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू a point on line L, and conversely each point on line L determines unique value of lambda. There is one-to-one correspondence between point on line L and value of lambda, hence lambda is a parameter. ओके ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये भी मैंने आपको बताया। इसको मैंने क्या बोला? नीचे वाले इक्वेशन को बोला मैंने नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन। मतलब सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई है। ओके, बस यही है कि लैम्डा, ये जो लाइन, मान लो मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिया, तो इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी उस वेक्टर इक्वेशन में से, है ना? मतलब इस पॉइंट के लिए एक यूनिक वैल्यू रहेगी लैम्डा की। और अगर आपने बोला कि लैम्डा को वन डालो, या लैम्डा की आपने आपके मन से कोई भी रियल वैल्यू बताई, तो उसके करस्पॉन्डिंग उस लाइन पे कहीं ना कहीं तो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। So that is the significance of lambda. That is actually part of linear algebra. बट यहाँ पे उन बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 क्या बोलता है? देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ line passing through A having point x1, y1, z1 and having direction ratios A, B, C are x minus x1 upon A, y minus y1 upon B is equals to z minus z1 upon C। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। थ्योरम देखो अच्छे से। लाइन, हमें उस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। मतलब सिनेरियो ऐसा ही है जो हमने देखा था, थ्री डायमेंशनल स्पेस रहेगा। इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा नया हूं मैं, इसीलिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पे कोई भी लाइन है, लाइन एल। तो इस लाइन एल, ये वाली लाइन एल, यहाँ पे अब हम कार्टेशियन ज्योमेट्री देख रहे हैं। यहाँ पे हम वेक्टर की बात नहीं करेंगे, है ना? मतलब इस, यहाँ पे हमने वेक्टर को एक अलग वे से ट्रीट किया है, अब कार्टेशियन को एक अलग वे से ट्रीट कर रहे हैं। ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1, y1, z1। जिस पॉइंट से हमारी लाइन एल पास कर रही है या गुजर रही है, और इसी लाइन के जो डीआरएस है वो भी आपको देके रखे हैं। इसी लाइन के जो डीआरएस है, डायरेक्शन रेशियोज, वो आपको देके रखे हैं। डायरेक्शन रेशियोज है ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर किसी भी लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, चाहे वो वेक्टर इक्वेशन हो या चाहे वो कार्टेशियन इक्वेशन हो, आपको एक पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मतलब यहाँ पे आपको एक पॉइंट लेना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पी। वो हमारा वेरिएबल पॉइंट रहता है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो अननोन रहते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन में अगर सारी चीजें नोन होगी तो इक्वेशन कैसे कहलाएगा? कुछ कुछ चीजें अननोन भी होनी चाहिए, तो वही अननोन चीजें रहती है इस पी के कोऑर्डिनेट्स इन थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप सेगमेंट एपी
सेगमेंट एपी देखोगे तो सेगमेंट एपी के जो डीआरएस है, डायरेक्शन रेशियोज, वो क्या आएंगे? अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट पर दो पॉइंट्स पता है या किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स पता है, तो आप उस दो पॉइंट्स की मदद से आप डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो। अ लाइन कैन हैव इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज, उनमें से एक डायरेक्शन रेशियोज आप यहाँ पे बता सकते हो। लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन रेशियोज इन दो पॉइंट की मदद से कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करो, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करो, और जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये सेगमेंट एपी के डीआरएस बन गए। अब मेरे को डीआरएस ऑफ लाइन एल पता है। लाइन एल जो है, जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, जिसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें निकालना है, उसके हमें डीआरएस पता है, तो हमने बोला इसके जो डीआरएस है वो है ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ में आ रहा है? तो अगर अगर हमारे पास ये दो बातें हैं, या अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं, तो यहां से हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं कि ये लाइन एल और ये जो सेगमेंट एपी है, वो दोनों कोलिनियर है। तो अगर आपके लाइन या आपकी लाइन या आपके जो वेक्टर्स है वो कोलिनियर रहेंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल रहते हैं। कैसे रहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल इफ द सेगमेंट और इफ द लाइन और इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल। तो ये जो सेगमेंट एपी है और ये जो लाइन एल है, वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लाई कर रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे इसीलिए हम बोलेंगे डीआरएस आर प्रोपोर्शनल। डीआरएस आर प्रोपोर्शनल। मैं ज्यादा डिटेल वे में नहीं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना? अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा है तो यू कैन अटेंड दिस लेक्चर, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर इन डिटेल। अगर यहाँ पे भी आपको चीजें समझ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये बन गया इक्वेशन, क्योंकि प्रोपोर्शनल रहेंगे ना डायरेक्शन रेशियोज। ये भी लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज है, ये भी लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये जो बन गया वो हमारा क्या बन गया है? वो हमारा इक्वेशन बन गया। किसका इक्वेशन बन गया बोलो? हमारे उस लाइन का इक्वेशन बन गया, जो लाइन हमारे ए पॉइंट से पास कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और ये लाइन, इसी लाइन के डीआरएस है ए बी सी। हम उस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, जिस लाइन के डीआरएस ए बी सी है, और जो लाइन पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1 से पास कर रही है। अब यहाँ पे रिमार्क देखो आप। पहला रिमार्क है, अगर अगर बी बार हमारा ए वन आई कैप प्लस, उस इस केस में वेक्टर में हम बात कर रहे हैं। हाँ, चलो इस रिमार्क की भी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप फोकस नहीं करोगे फिर भी चलेगा। इसको देखो, सेकंड रिमार्क देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अगर अगर मैं इस रेशियो को या इस प्रोपोर्शनल, मैंने बोला कि डीआरएस प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो अगर उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लैम्डा कर दूं, मतलब इनको लैम्डा के इक्वल कर दूं, तो लैम्डा को इक्वल करने के बाद मुझे जो मिलेगा उसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिक फॉर्म। क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है? और जब हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन लिखते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि हमारे जो एबीसी है ना, उनमें से एक भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर एबीसी जीरो बन जाए, एबीसी में से अगर एक भी जीरो बन जाए, तो लाइन देखो, लाइन के थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन फॉर्म जब आप लाइन का लिखते हो, कार्टेशियन इक्वेशन जब आप लाइन का लिखते हो, तो यहाँ पे तीन तीन इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है? सिंगल इक्वेशन में हम नहीं लिखते हैं लाइन का, मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का सिंगल इक्वेशन नहीं रहता। यहाँ पे ऐसा ही इक्वेशन रहता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा के इक्वेट अगर मैंने कर दिया, तो अगर एबीसी में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा, तो वो रेशियो इनफाइनाइट बन जाएगा ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा तो पूरा प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो ही इनफाइनाइट बन गया। तो उसी केस के, या इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम किसी लैम्डा के इक्वेट करते हैं इसको। और हम क्या लिखते हैं देखो, हम लिखते हैं किसी लैम्डा के इक्वल करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं
ये जो आपका x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी को लैम्डा के इक्वेट करने के बाद हम एक एक रेशियो को इस लैम्डा के इक्वल करते हैं, तो ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए लैम्डा के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए। समझ में आ रहा है? वैसे हमें मिलेगा y, इसको इसके इक्वल इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस लैम्डा बी हमें मिलेगा, और इसको इसके इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू जेड वन प्लस लैम्डा सी। तो यहां से हमें x मिला, यहां से हमें y मिला, और यहां से हमें z मिला। तो एक्स वाई जेड क्या है? इसी p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। P इज द वेरिएबल पॉइंट, उस वेरिएबल पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स है जिसमें पैरामीटर लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप रिमार्क देख रहे हो, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा बी, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा सी, इस फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर लैम्डा इन्वॉल्व है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P में। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई जेड थे, अब आप उसको रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, P हैविंग कोऑर्डिनेट x1 प्लस लैम्डा a, y1 प्लस लैम्डा b, z1 प्लस लैम्डा c। फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज अनदर, मींस देयर इज यूनिक पॉइंट। ठीक है? ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ऑन लाइन L, एंड लैम्डा की वैल्यू अगर मतलब यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू यूनिक पॉइंट ऑन दैट लाइन। समझ में आ रहा है? बट ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसके। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, वही बात उन्होंने दी है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन एल, जो कि मैंने आपको बताई है, करस्पॉन्डिंग टू ईच, ओके, ये भी उन्होंने बताया है, मतलब ये भी हमने डिस्कस किया है। व्हेनेवर वी राइट द इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सा रहता है? देखो, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सा रहता है? सिमेट्रिक फॉर्म ये रहता है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये सिमेट्रिक फॉर्म रहता है। तो whenever we write the equation of a line in a symmetric form, it is assumed that none of the ABC is zero, तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है। If at least one of them is zero, we write the equation in a parametric form। जब उन तीनों में से कोई भी एक जीरो रहेगा तो हमारा सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो उस केस में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या उस पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए या उस पॉइंट को निकालने के लिए डील करना होगा। समझ में आ रहा है? यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको बातें चमकी होगी। अगर नहीं चमकी होगी तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चीजें तो मैं आपके सामने अच्छे वैसे ही डिलीवर कर रहा हूं, बस आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मुझे भी पता है। इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एबीसी, वी इफ वी टेक द डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन, हाँ, तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं पता है? डायरेक्शन रेशियोज, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। क्या? यूनिक डीसीएस, बट देखो ये डी यूनिक डीसीएस बट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डी आर एस, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं उस लाइन के। समझ में आ रहा है? तो मान लो ये लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर जो पी पॉइंट था, या उस लाइन के ऊपर ये लाइन जो थी वो पी पॉइंट से पास कर रही थी ना, ये लाइन हमारी पी पॉइंट से पास कर रही थी। पी हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1, इस पॉइंट से पास कर रही थी। पी नहीं, ए पॉइंट से पास कर रही थी, और यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल पॉइंट पी लिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x y एंड z। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल रहे हैं कि इस लाइन के डीआरएस हम एबीसी ना लेकर एलएमएन ले सकते हैं। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस को आप डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज को आप डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? तो मैंने एबीसी की जगह पर अगर मैंने एलएमएन का यूज किया, तो आप ही बताओ, ये इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। समझ में आ रहा है? अगर इसको लैम्डा के इक्वेट किया, ये हुआ सिमेट्रिक फॉर्म, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लैम्डा एल
y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्डा m और z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा n, ऐसा बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है? ये है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसका मतलब ये जो p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x y z बोले थे, उसके कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या है? एक्चुअली है p हैविंग कोऑर्डिनेट x1 प्लस लैम्डा l कॉमा y1 प्लस लैम्डा n लैम्डा m प्लस z1 प्लस लैम्डा n। तो अब इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिखता हूं, या हम यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ इसको, सो दैट ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत बड़ी बड़ी मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि रिजोल्यूशन सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1। यहाँ पे पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, लेकिन अब हमने LMN की मदद ली है रादर देन ABC। तो P के कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पे बन जाएंगे x1 प्लस लैम्डा l कॉमा y1 प्लस लैम्डा m कॉमा z1 प्लस लैम्डा n। समझ में आ रहा है? अब आप ही सोचो कि अगर मुझे ये डिस्टेंस AP निकालना है, क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस AP, डिस्टेंस AP निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो क्या करोगे? x1 प्लस लैम्डा l से x1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पे लैम्डा l का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z अंडर रूट ऑफ, मतलब अंडर रूट में ही है वो चीजें, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो x1 प्लस लैम्डा l से x1 जाएगा तो सिर्फ लैम्डा l बचेगा। y1 प्लस लैम्डा m से y1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा m बचेगा उसका स्क्वायर, और यहाँ पे z1 प्लस लैम्डा n से z1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो लैम्डा n बचेगा। तो यहाँ पे ये बचेगा अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर l स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर m स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहां से हमें डिस्टेंस AP जो है वो निकल कर आएगा लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर इन ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी पता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो 1 बन गया। तो अंडर रूट में क्या बचा? सिर्फ लैम्डा का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ लैम्डा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो AP है आपका वो बन गया मॉड ऑफ लैम्डा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ, मतलब यहाँ पे इसको अच्छा लिखना, ओके, मॉड ऑफ लैम्डा बन गया आपका AP। तो AP अगर, क्योंकि आपको पता है ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स लिखते हो, क्योंकि आपने क्लास 11 किया है, आपको सारी चीजें पता है। फंक्शन चैप्टर में हमने मॉड्यूलस फंक्शन देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे AP आपका बन गया लैम्डा, तो लैम्डा क्या बन जाएगा? लैम्डा बन जाएगा प्लस माइनस AP, मतलब ये जो AP रहता है, AP क्या है? डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम A इज व्हाट? लैम्डा। इफ यू यूज LMN रादर देन ABC, मतलब अगर इस ए पॉइंट को, हाँ ये भी बात मेरे को बतानी है कि ये जो ए रहता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस पॉइंट। क्या बोलते हैं? बेस पॉइंट। तो आपका लैम्डा प्लस माइनस एपी के बराबर बन जाएगा। तो अब हम उसी स्लाइड स्लाइड पे, इन द सेंस उसी पेज के ऊपर जाते हैं जहां पे सब कुछ लिखा है। हाँ देखो 10, देखो इन प्लेस ऑफ DRS एबीसी की जगह पर अगर आप LMN यूज करोगे तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एपी बन जाएगा। पैरामीटर ऑफ द पॉइंट ऑन अ लाइन गिव्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस पॉइंट ऑफ द लाइन। ये बातें आपको ऐसी पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो लैम्डा रहता है ना, ये वाला लैम्डा, ये लैम्डा क्या रहता है? लैम्डा रहता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम द बेस पॉइंट A। कब रहता है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस? लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस तभी रहेगा जब आपने ABC के जगह पर LMN यूज किया है इन ऑर्डर टू फॉर्म द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तभी हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है उस बेस पॉइंट का, उस P पॉइंट का बेस पॉइंट A से। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अब यहाँ पे ये हो गया। अब अगला थ्योरम देखो, थोड़ा सा हम एक लेक्चर में ज्यादा कंटेंट कवर कर रहे हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने एक बार चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो की स्पीड बढ़ानी नहीं है, आपको इस वीडियो को कम स्पीड पे देखना है, नहीं तो आपको थोड़ा रुक रुक कर लिख लिख कर देखना है। एक थ्योरम होने के बाद उसको लिखो, उसके बाद अगला वाला थ्योरम देखो, पॉज करो वीडियो को,
समझ में आ रहा है? नहीं तो आपकी मेंटालिटी ये बन जाएगी, समझ में ही नहीं रहा कुछ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्यों आगे पढ़ना है ना? तो आप क्या करो, थोड़ा-सा शांत होकर पढ़ो, क्योंकि एक चैप्टर, ये वाला एक पूरा चैप्टर करने में बहुत सारे दिन लगते हैं। 10 एक घंटे लगते हैं इस चैप्टर को करने में। लेकिन यहाँ पे मैं 1 या 2 घंटों में इसको निपटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। अब लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकालो। पहली केस क्या थी? लाइन हमारी 1 पॉइंट से पास कर रही थी और किसी वेक्टर b बार को पैरेलल थी। अब हम क्या बोल रहे हैं? लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास कर रही है, बस बाकी कुछ भी नहीं बोल रहे हम। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे तो इक्वेशन थ्योरम क्या है? थ्योरम है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर a बार एंड b हैविंग पोजीशन वेक्टर b बार इज लैम्डा इज इक्वल्स टू r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार माइनस a बार। मतलब हमें ये प्रूव करना है, ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। थ्योरम नंबर 6.3 हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी बातें समझाऊंगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि ऐसी 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी जहाँ पे हम वेक्टोरियली बात कर रहे होंगे, है ना? मतलब लाइन का वेक्टर इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर ये कोई भी लाइन है, लाइन एल, जो लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, क्योंकि हम वेक्टर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार है। इन 2 पॉइंट से हमारी लाइन गुजर रही है, और ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो राइट हैंड थंब रूल से ये ऊपर वाला एक्सिस जेड एक्सिस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमें किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उस लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है p, जिसका पोजीशन वेक्टर रहता है r बार। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं वो आपको पता ही होगा। हम क्या करते हैं, हम उस ओरिजिन को पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वो उस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर का क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है। समझ में आ रहा है? ये 3 क्या किए मैंने, लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए, दैट इज माय कंस्ट्रक्शन। तो इसकी जरूरत भी नहीं है अगर आपका वेक्टर चैप्टर अच्छा है, क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं, पी पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था मैंने। ओके, हाँ, तो ये जो पी पॉइंट है, ये यहाँ पे है, वेरिएबल पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार। आप ही मेरे को एक बात बताओ, मैंने लेक्चर को जब स्टार्ट किया तब मैंने बोला लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, या किसी लाइन को आपको स्पेस में डिटरमाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो उस लाइन की आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। वो उस लाइन का एटलीस्ट आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे दो दो पॉइंट्स पता है तो अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट्स तो पता है लेकिन डायरेक्शन कहाँ पता है? तो मैं आपको बोलूंगा, अरे अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो उसकी डायरेक्शन अल्टीमेटली पता है, क्योंकि 2 पॉइंट की मदद से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको प्रूव कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे आप दो वेक्टर कंसीडर करो, एक को बोलो एपी बार, ये पहला वेक्टर, एपी बार ये पहला वेक्टर, ये एपी बार, ये पहला वेक्टर। और मैं बोलूंगा एक दूसरा वेक्टर भी आप यहाँ पे कंसीडर कर लेना। कौन सा वेक्टर? मैंने बोला ए बी बार। कौन सा? ए बी बार। कौन सा वेक्टर है? ए बी बार। दो वेक्टर आप कंसीडर करो, ए पी बार एंड ए बी बार। ए पी बार को क्या लिख सकते हो वेक्टोरियली? आर बार माइनस ए बार, क्योंकि पी का पोजिशन वेक्टर पहले लिखते हैं आर बार है। ए बी बार को क्या लिख सकते हैं? बी बार माइनस ए बार। समझ में आ रहा है आपको? अब मेरे को एक बात बताओ, लाइन एल के ऊपर ही ये दो वेक्टर्स है, मतलब यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो एपी बार है, ये पैरेलल है ए बी बार को। आप बोलोगे पैरेलल कहाँ है? पैरेलल यानी कोलिनियर है ना? एपी बार इज पैरेलल टू ए बी बार, या बोलो एपी बार इज मोर प्रिसाइज वैसे हम ये बोल सकते हैं कि एपी बार और ए बी बार आर कोलिनियर। एपी बार एंड ए बी बार आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है आपको? एपी बार एंड ए बी बार यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एपी बार को लैम्डा टाइम्स एबी बार लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें एपी बार को अगर इक्वेशन बनाना है तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निक पता ही चल गई होगी कि आप एपी बार को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, क्योंकि वहां पे आर बार ये अननोन वेक्टर रहता है, या वेरिएबल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर रहता है। तो इसको मैं लिखूंगा
यहाँ पे मैं लिखूंगा लैम्डा इज अ स्केलर। समझ में आ रहा है? तो ये जो एपी बार है इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे ए बी बार को लिख सकता हूँ बी बार माइनस ए बार। तो आर बार यहाँ पे ही रहेगा, ए बार उस साइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। और यही हमें प्रूव करना था। इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म। और इक्वेशन कौन सा है? वेक्टर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर बी बार। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ध्यान से देखो आप, अगर मुझे इस पैरामीटर को हटाना है और अगर इस पैरामीटर को हटाकर मैं कोई वेक्टर इक्वेशन लिख पाया तो उसको मैं बोलूंगा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो मुझे बताओ, इसकी ही मदद से ए बी बार, देखो ए पी बार एंड ए बी बार, ये जो दो वेक्टर्स आपको लाइन ऑफ एल पे दिख रहे हैं, ये कैसे वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर है, मतलब एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो रहता है, वो आपको पता है। तो एपी बार क्रॉस विथ ए बी बार क्या आ जाएगा? एपी बार क्रॉस विथ ए बी बार जीरो बार आ जाएगा। तो इसका मतलब एपी बार क्या है? आर बार माइनस ए बार। ए बी बार क्या है? ए बी बार क्या है? ए बी बार है बी बार माइनस ए बार। तो आर बार माइनस ए बार जो मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा जीरो बार के इक्वल है। तो इसी की मदद से मैंने क्या लिखा? इसी की मदद से मैंने ये जो इक्वेशन लिखा है जिसमें आपको लैम्डा नहीं दिखाई दे रहा, इसको मैं बोलूंगा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलूंगा? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए बार एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर बी बार। ये बातें आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो यही तो हमें प्रूव करना था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। अब यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.4 आप देखिएगा। थ्योरम नंबर 6.4 क्या है? थ्योरम नंबर 6.4 है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point A having coordinates x1, y1, z1 and point B having coordinate x2, y2, z2 is this। बहुत ही आसान थ्योरम है। हम क्या करेंगे पता है? हम यही फिगर यहाँ पे कंसीडर कर रहे होंगे, लेकिन ये जो चीजें आपको वेक्टर में दिख रही है, कार्टेशियन में ये चीजें कार्टेशियन में दिखने लगे। और कार्टेशियन में ये चीजें कार्टेशियन में दिखने लगे का मतलब क्या है? मतलब मैं ए पॉइंट का अब पोजीशन वेक्टर ना लिखकर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में हम जा रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ पे कोई भी लाइन एल है, जो लाइन एल दो पॉइंट से यहाँ पे गुजर रही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 एंड z2। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मैंने आपको हर बार बोला है कि आपको एक वेरिएबल पॉइंट पता होना चाहिए, उसको मैंने P बोला और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x y एंड z। समझ में आ रहा है? अब आप इस दो सेगमेंट को देखो, सेगमेंट AP को देखो और सेगमेंट AB को देखो। डेलिबरेटली मैं AP और AB क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि AP का अगर डायरेक्शन रेशोज निकालूंगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड अननोन आएंगे, और हमें इक्वेशन बनाना है तो उसमें हमें चीजें अननोन भी होनी चाहिए। हमारे पास चीजें अननोन भी होनी चाहिए। अगर अननोन कुछ भी नहीं है तो उसको इक्वेशन कैसे कहेंगे? 6 इज इक्वल्स टू 6, है ना? उसको थोड़ी ना इक्वेशन बोल, मतलब इक्वेशन में कुछ ना कुछ अननोन होता है, वो अननोन हमारे एक्स वाई और जेड है। तो सेगमेंट एपी के डीआरएस बताओ। आप मुझे सेगमेंट एपी के डायरेक्शन रेशियोज बताओ, डीआरएस ऑफ सेगमेंट एपी, और उसके बाद मुझे सेगमेंट एबी के डीआरएस बताओ। सेगमेंट एपी के डीआरएस बन जाएंगे x माइनस x1। दो पॉइंट अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो ना डीआरएस। x माइनस x1 कॉमा y माइनस y1 कॉमा z माइनस z1, ये डीआरएस बन गए सेगमेंट एपी के। अब सेगमेंट एबी के डीआरएस बताओ तो आप बोलोगे x2 माइनस x1 कॉमा, देखो ए और बी की बात कर रहे हैं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सेगमेंट एपी और सेगमेंट एबी एक ही लाइन एल पे लाई कर रहे हैं, मतलब वो जो दो डायरेक्शन रेशियोज है, वो डायरेक्शन रेशियोज है लाइन एल के। मतलब हम एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या एक ही लाइन के डीआरएस लिख रहे हैं। तो अगर
ये x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 एक ही लाइन के DRS है, तो इसका मतलब वो तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो इसी इसी का फायदा उठाकर हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस x1 x2 माइनस x1 को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, y माइनस y1 y2 माइनस y1 को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका AP एंड AB सेगमेंट AP एंड सेगमेंट AB ऑन सेम लाइन L है, ऑन सेम लाइन L है। तो ये कैसे होने चाहिए, इन प्रोपोर्शन होने चाहिए। और यहाँ पे लिखूंगा Z2 माइनस Z1, सॉरी Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। तो ये जो इक्वेशन बन गया है, इसको आगे जाकर आप लैम्डा को इक्वेट कर सकते हो। और बाकी जो आपको करना है, अगर न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर 0 रहेगा तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म बनाओ, वो जैसे हमने पहले थ्योरम में किया वैसे ही आप अगले थ्योरम मतलब इसी थ्योरम में कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो यहां तक ही हमें प्रूव करना था। देखो यही प्रूव करना था क्या हमें, आप ही बताओ अब। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस, हमें यही प्रूव करना था कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये है, जो लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। इजी है क्या? यस। अब ये होने के बाद हमें देखना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या देखना है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से कितना डिस्टेंस है, पॉइंट की लाइन से दूरी। उसके लिए क्या करोगे आप? एक लाइन लोगे ना पहले। देखो, उन्होंने बोला है पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर अल्फा बार फ्रॉम द लाइन ए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार इज दिस। तो आपने लाइन ली, लाइन का इक्वेशन क्या है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। मतलब लाइन किसी ए पॉइंट से पास कर रही होगी जिसका पोजीशन वेक्टर रहेगा ए बार, और लाइन किसी वेक्टर बी बार को पैरेलल रही होंगी। इसी वजह से उन्होंने दिया है, या हमने लिया है, ये जो लाइन है उसका इक्वेशन है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। समझ में आ रहा है? अब मुझे, मेरे पास कोई भी स्पेस में एक पॉइंट है P हैविंग पोजीशन वेक्टर अल्फा बार, और इस P पॉइंट का इस लाइन L से डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये लाइन L है, तो डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमें ये PM डिस्टेंस निकालना है। ये इसी को मैं D बोलूंगा, मान लो जो D हमें निकालना है, जो डिस्टेंस हमें निकालना है। अब ऐसे तो नहीं निकाल सकते, फॉर दैट हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि इस A को और इस P को ज्वाइन कर दो। इस ए को और इस पी को आप ज्वाइन कर दो। कर दी ज्वाइन। ओके, तो ये सेगमेंट एपी आपको अब दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस। तो मुझे निकालना है डिस्टेंस पीएम। तो पीएम क्या होगा? डिस्टेंस पीएम होगा अंडर रूट ऑफ ये हाइपोटेनस है एपी, क्योंकि वो 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाली साइड है। तो अंडर रूट पीएम क्या बन जाएगा? पीएम बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एपी स्क्वायर माइनस माइनस एएम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो एपी स्क्वायर, एपी एपी तो आप निकाल सकते हो। देखो सेगमेंट इस एपी सेगमेंट का जो डिस्टेंस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एपी बार। समझ में आ रहा है? ये जो एपी बार वेक्टर यहाँ पे आप बनाओगे, तो इस वेक्टर एपी बार का जो मैग्नीट्यूड है वही आपका एपी है ना। डिस्टेंस एपी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एपी बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एपी बार क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अल्फा बार माइनस ए बार, क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है। तो एपी बार का जो एपी बार जो रहेगा वो रहेगा अल्फा बार माइनस ए बार। ये जो वेक्टर रहेगा एपी बार वो अल्फा बार माइनस ए बार के बराबर रहेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब अल्फा बार माइनस ए बार का मैग्नीट्यूड लेना है। इसको मैं 1 बोलूंगा थोड़ी देर के लिए। अब मुझे एम निकालना है। अब ध्यान से देखोगे, अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन की आइडिया होगी, वेक्टर चैप्टर में हमने देखी है, तो अगर यहां से ऊपर से लाइट इंसिडेंट की जाए ऊपर से, तो ये जो एम जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में यहाँ पे आपको शैडो दिखाई देगी। तो ये जो शैडो है यही हमारा प्रोजेक्शन है। ओके, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, मतलब हमें स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए। क्या चाहिए हमें? स्केलर प्रोजेक्शन। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो आप एम निकालना चाहते हो वो है स्केलर प्रोजेक्शन। ये क्या है? स्केलर प्रोजेक्शन। लेकिन किसका किसके ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन है? ये है स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर एपी बार का। किसके ऊपर? वेक्टर बी बार के ऊपर। अगर ये इस बी बार को यहाँ पे खिसकाया जाए, अगर इस बी बार को अगर इस बी बार को मैंने यहाँ पे ना रखकर यहाँ पे ऐसे खिसकाया,
बी बार के ऊपर जो प्रोजेक्शन किया जाएगा किससे, एपी बार से, वही हमारा एम है। समझ में आ रहा है? तो एम है हमारा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एपी बार ऑन बी बार। इसी की मदद से हम लिख सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। आपको पता है स्केलर प्रोजेक्शन क्या रहता है? स्केलर प्रोजेक्शन रहेगा आपने जिस वेक्टर के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन किया है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय जिस वेक्टर के ऊपर आपने प्रोजेक्शन किया है उसका मैग्नीट्यूड। तो यही रहता है हमारा स्केलर प्रोजेक्शन। लेकिन एम जो है हमारा वो डिस्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा हम रुकते हैं। हमें एपी बार पता है। एपी बार क्या है हमारा? अल्फा बार, क्योंकि पी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, अल्फा बार माइनस ए बार, डॉट विथ क्या है हमारे पास? बी बार, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नाम ही इसका स्केलर प्रोजेक्शन है। तो फिर यहाँ पे जाके देखो आप, आपको तो निकालना था पीएम। पीएम क्या है? अंडर रूट ऑफ एपी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको ये पीएम निकालना है तो आपको अंडर रूट में किसको किसको डालना पड़ेगा? अगर आपको पीएम निकालना है तो आपको अंडर रूट में किसको डालना पड़ेगा? देखिए, आपको अंडर रूट में डालना पड़ेगा, पहले डालना पड़ेगा एपी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर मतलब क्या? अल्फा बार माइनस ए बार का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर यानी क्या? ये जो सेकंड दिख रहा है आपको, फ्रॉम 1 and 2 हम लिख रहे हैं, तो ये जो सेकंड वाली चीज दिख रही है उसका स्क्वायर। तो अल्फा बार माइनस ए बार डॉट विथ बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज है, वही हमारा डिस्टेंस डी रहेगा। मतलब ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर अल्फा बार फ्रॉम लाइन P having position vector alpha bar from line R bar is equals to A bar plus lambda times B bar। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत ही आसान है वैसे देखा जाए तो। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो प्रूव कर दिया। अगर आपको चीजें प्रूव करने आ गई तो आपको ना फॉर्मूले रखने की जरूरत है, आपको बस इस फिगर को एनालाइज करने की जरूरत है। थ्योरम्स को रटा नहीं जाता, थ्योरम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। अब बाकी लैंग्वेज में तो आप लिख सकते हो कि ये वेक्टर है, ये स्केलर प्रोजेक्शन है ना? बोर्ड में अगर आपको लिखना है तो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको लिखना है तो। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो भैया स्क्यू लाइंस क्या होती है? मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन बतानी बहुत ही जरूरी है। स्क्यू लाइंस रहती है नॉन पैरेलल लाइंस। लेकिन सिर्फ नॉन पैरेलल नहीं, वो नॉन इंटरसेक्टिंग भी रहती है। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्क्यू लाइंस आर द नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर लाइन पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब लाइन तो नॉन कोप्लेनर रहेगी। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड दे आर नॉन पैरेलल, सॉरी नॉन कोप्लेनर। वो जो लाइंस है स्क्यू लाइंस, वो नॉन कोप्लेनर लाइंस रहेंगी। स्क्यू लाइंस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है जो कि नॉन कोप्लेनर रहती है। सिर्फ ऐसा बताने से हो जाएगा क्या? ऐसा बताने से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी क्या? तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक लाइन स्पेस में हम बात कर रहे हैं, स्पेस में हम बात कर रहे हैं, तो एक लाइन ऐसी उसके लाइफ को जी रही होगी, दूसरी लाइन अपने लाइफ को जी रही होगी अपने वे से। एक लाइन है ना, एक लाइन ऐसी जा रही होगी, दूसरी लाइन ऐसी जा रही होगी। ना एक दूसरे को वो पैरेलल है, ना वो एक दूसरे को पैरेलल है, ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ना वो एक दूसरे के प्लेन में लाई कर रही है। ऐसे जो लाइंस है उनको हम बोलेंगे इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, इसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो दो लाइंस है ये स्क्यू लाइंस है। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। स्क्यू लाइंस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है जो कि नॉन कोप्लेनर इन नेचर रहती है। समझ में आ रहा है? तो यही हमें निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा वन टाइम्स बी वन बार एंड आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस लैम्डा टू टाइम्स बी टू बार इज दिस। देखो इसको देखकर डरने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमें जो प्रूव करना है ना वो बहुत ही आसान है। बस आपको फिगर पता होनी चाहिए, रटी रटाई चीजें हमें याद नहीं रखनी।
देखो स्क्यू लाइन्स है, क्यू लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गई क्या? यस, हाँ हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। कार्टेशियन सिस्टम की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे स्क्यू लाइंस को हम नॉन कोप्लेनर बोल के बैठे हैं। तो मान लो ये हमारी कोई लाइन है और यहाँ पे हमारी कोई दूसरी लाइन है, तो आप बोलोगे सर ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अरे भैया ये लाइन स्पेस में है, लेकिन मैं अगर मैं इसको प्लेन पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि वो इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन प्लेन में मैंने दिखाया ना, ये लाइन स्पेस में है जो नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल है। तो एक लाइन का इक्वेशन और दूसरे लाइन का इक्वेशन, आपको पता है किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार के फॉर्म में रहता है। तो इन दो लाइंस के करस्पॉन्डिंग इस लाइन को क्या किसकी जरूरत है? इस दोनों लाइन को एक एक सपोर्ट की जरूरत रहती है, उनका सपोर्ट रहता है वेक्टर बी बार, जो उन दोनों को मतलब जो लाइन को पैरेलल रहता है, उसके बिना लाइन लाइन जी नहीं सकती है ना, अकेली ही नहीं जा सकती, उसको एक एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, वो वेक्टर रहता है बी बार, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट अगर करना है, उसको अगर उसका एग्जिस्टेंस बचा के रखना है, तो इस बी बार की भी उस लाइन को जरूरत पड़ रही होती है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरी लाइन है ये पहली स्क्यू लाइन है जो मेरे पॉइंट ए से पास कर रही होगी, जिसका पोजीशन वेक्टर रहेगा a1 बार, और ये लाइन b1 बार इस वेक्टर को पैरेलल रहेगी। मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, r बार इज इक्वल्स टू a1 बार प्लस लैम्डा 1 टाइम्स b1 बार। अब सर यहाँ पे r1 बार क्यों नहीं लिखा? अरे r बार ये तो वेरिएबल पॉइंट रहता है, तो r1 बार, r2 बार, r3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे लैम्डा 1 क्यों लिखा? अरे इस लाइन के लिए बात कर रहे हैं ना, दोनों लाइन के इक्वेशन में अगर लैम्डा लैम्डा लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ अलग बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरे लाइन के लिए आप ही बोलोगे, आप ही बोलो दूसरे लाइन के बारे में, आप ही बोलिएगा दूसरी लाइन का जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रह सकता? दूसरी जो लाइन है वो पॉइंट बी से पास कर रही होगी। समझ में आ रहा है? जिसका पोजीशन वेक्टर a2 बार में यहाँ पे कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। ये लाइन b2 बार नाम के वेक्टर को पैरेलल रहेगी। दूसरी जो लाइन है, इसको L2 बोलो, इसको L1 बोलो फॉर सिंप्लिसिटी। तो लाइन L2 का जो वेक्टर इक्वेशन है वो क्या रहेगा, r बार इज इक्वल्स टू a2 बार प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b2 बार। देखो रटने की जरूरत नहीं है ना, थ्योरम में ये चीजें दी जाती है। अगर थ्योरम में नहीं दी है तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस बोलता है कि बस आप ट्राई करो, एक खुद का ट्राई करो। देखो वही दिया है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, मतलब स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, तो a1 बार प्लस लैम्डा 1 टाइम्स b1 बार, r बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b2 बार। समझ में आ रहा है आप? तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, जितना हमें आ रहा है उतना हम यहाँ पे लिखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ए और बी को कनेक्ट करूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, ए और बी को यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। क्यों करूंगा? दिस इज माय कंस्ट्रक्शन, आई कैन कनेक्ट। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए वैसे तो। हाँ, ए और बी को मैंने ज्वाइन किया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। मुझे तो इन दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। क्या ए और बी को हमेशा ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर रहेंगे? मैं बोलूंगा ना। ना मतलब क्या? नहीं। अरे कभी भी मतलब कोई भी दो पॉइंट को पकड़ो और उनको ज्वाइन करो तो वो डिस्टेंस क्या हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा? नहीं। तो उसके लिए हमें ऐसी लाइन सेगमेंट ढूंढनी पड़ती है जो लाइन सेगमेंट दोनों लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो डिस्टेंस है डी, वही हमें निकालना है भाई, डी हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिएगा, ये डी कैसे निकाल सकते हैं? एक को बोलो पी, एक को बोलो एम। ये डी अगर हमें निकालना है तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा सोचो आप। अगर सोचना नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो डिस्टेंस डी है ना, ये जो डिस्टेंस डी है जो है हमारा पीएम, ये है ये है स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन b1 बार क्रॉस विद b2 बार। अब रटी रटाई चीज है ना, स्केलर प्रोजेक्शन रटी रटाई इन द सेंस, अब आपको बाकी चीजें पता है। ये आप रट्टा मारना है आपको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आपसे इमेजिन हो रहा है कि हाँ ए बी बार का स्केलर प्रोजेक्शन b1 बार क्रॉस b2 बार पे लोगे, अगर आप ऑफलाइन क्लास में रहेंगे, अगर आप
ऑफलाइन क्लास में रहते तो अब मैं आपको पूरा विजुअलाइज करके दिखाता, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाऊं ना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार। तो यहाँ पे डी आपका क्या बन जाएगा, स्केलर प्रोजेक्शन है, इसका मतलब ए बी बार डॉट विद, स्केलर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और जिस वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन किया है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं। किस वेक्टर के ऊपर हमने प्रोजेक्शन किया है, बी वन बार क्रॉस बी टू बार पे हमने प्रोजेक्शन किया है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो नीचे आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, ये रहेगा बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार, इसका मैग्नीट्यूड। ये हमारा डिस्टेंस डी है, लेकिन मैं बोलूंगा अरे ए बी बार क्या है, ए बी बार है बी ए टू बार माइनस ए वन बार, ए टू बार माइनस ए वन बार। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार और डिवाइडेड बाय है मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू बार क्रॉस विद बी वन बार, सॉरी बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार, बी टू बार नहीं है पहले, बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार है। ठीक है। अब ये ऊपर वाली चीज ना कभी कभी निगेटिव भी आ सकती है, तो इसका मतलब ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखो नीचे वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का। ऊपर वाली चीज डॉट प्रोडक्ट है तो वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव भी आ सकती है, तो उस केस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे दोनों साइड मॉड लगा दूंगा, दोनों साइड यहाँ पे, दोनों साइड इन द सेंस मैं मॉड लगा दूंगा, दोनों साइड मैंने वर्टिकल लाइन मार। ठीक है, वही हमारा डिस्टेंस डी रहेगा, और वो जो डिस्टेंस डी है वो हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार। समझ में आ रहा है, तो यही हमारा डिस्टेंस डी है। अब सर आपने तो ये बताया, ओ ये क्या, ये कौन सा शेप बन गया, ट्रेपेजियम। हाँ हाँ, तो सर ये नहीं समझा, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार है डिस्टेंस डी, तो इसको समझाना मुश्किल नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये जो दो लाइंस है, ये स्क्यू लाइंस है, तो इनके दो वेक्टर्स भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे। इन दोनों का, देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मैं बोलूंगा इन दो लाइंस के अलोंग जो वेक्टर्स है बी वन बार एंड बी टू बार, इन दोनों का लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, डिस्टेंस की जो लाइन सेगमेंट टीएम है उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट करवाई जाएगी तो वो लाइट बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार पे पीएम बन के चली जाएगी, मतलब पी वन जितना डिस्टेंस बी वन बार क्रॉस बी टू बार पे शैडो बन रहा होगा। अगर पकड़ में आ रहा है तो समझो, नहीं तो इससे भी ये प्रूव हो सकता है ना। अगर आप ये याद रखोगे कि ये जो डिस्टेंस डी है वो ए बी बार का बी वन बार क्रॉस बी टू बार पे स्केलर प्रोजेक्शन है, तो बहुत ही अच्छी बात। नहीं तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो आगे क्या है, आगे है, हाँ यही प्रूव करना था क्या हमें, हाँ ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस बी टू बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार का मॉड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए, अगर ये दो लाइंस क्यू लाइंस नहीं है तो वो इंटरसेक्ट तो हमेशा करेगी। अगर क्यू लाइंस नहीं है और एक दूसरे को पैरेलल नहीं है तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये दो लाइंस थी, ये दो लाइंस थी, ये इंटरसेक्ट करने लग गई, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बन गया 0। तो उन्होंने वही बताया है जो आपको, आप नोट कर सकते हो या आपको नोट करना ही होगा कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, टू लाइंस इंटरसेक्ट each other if and only if shortest distance between them is 0। इसका मतलब, ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार इज 0। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो देखो न्यूमरेटर है, वो वो देखो वो क्या है, ए टू बार माइनस ए वन बार, इस डिस्टेंस के फॉर्मूले में न्यूमरेटर है ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट विद बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन बार क्रॉस विद बी टू बार। न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर
जीरो हो जाए तो डिस्टेंस जीरो बन सकता है। डिस्टेंस जीरो मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप क्या करोगे? ये जो न्यूमरेटर है ना, उस वो अगर जीरो आ रहा है तो आप बोलोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन के इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन आपको दिए दिए रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो डिस्टेंस इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में जीरो है नहीं, तबाही। इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी विल बी द आंसर। ओके। उसके बाद एक नोट करने वाली बात, अगर लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन आपको दिए रहेंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, जो रहेगा डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं दिया क्या मैंने? देना चाहिए, मैं देता हूँ, बुक में नहीं है। हाँ, लाइंस, ये दो लाइंस है, ये इंटरसेक्ट कब करेगी? जब ये डिटर्मिनेंट जीरो रहेगा। चलो यहाँ से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में रहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन L1 और L2 के यही इक्वेशन जो आपने लिखा था, आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्डा 1 टाइम्स B1 बार, आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्डा 2 टाइम्स B2 बार, वही इक्वेशन अब ऐसे दिखने लगेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1। दूसरे लाइन का इक्वेशन ऐसे दिखने लगेगा, x माइनस एक्स टू अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। समझ में आ रहा है? तो अगर इन दो लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, लाइन के आपको वेक्टर इक्वेशन नहीं दिए हैं, इस केस में वेक्टर इक्वेशन दिए रहेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, ओके, इसको मुझे पहले बंद करने दो। हाँ, अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दिए रहेंगे, अगर आपके पास वेक्टर इक्वेशंस है, तो आप कैसे लिखते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला? A2 बार माइनस A1 बार डॉट विद B1 बार क्रॉस विद B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस विद B2 बार का मॉड। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन होगी तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो लिखो, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बन जाएगा उस केस में। अब ये कैसे बनता है? बाय कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स की कंसेप्ट यूज करते हैं, तो डिस्टेंस बन जाता है। ये जो लाइन L1 और L2 लाइंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 विल बी द फर्स्ट रो, सेकेंड रो विल बी DRS of first line, थर्ड रो विल बी DRS ऑफ सेकेंड। समझ में आ गया? और अपॉन में क्या जाएगा? देखो, अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो आपको लगेगा कि ये रटनी पड़ेगी, लेकिन रटनी नहीं पड़ेगी। ये और ये, इन दोनों का क्या करना है आपको? ये जो दो है, इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये क्या है? A1 B2 माइनस B1 A2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस, अब ये होने के बाद इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। तो B1 C2 माइनस C1 B2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और क्या रखेंगे? और आएगा, तो इसका इसका हो गया। अब बाकी किसका है? देखो, अब A1 A2 और C1 C2 बच गए ना, मतलब कॉम्बिनेशन तीनों का लेना है। A1 C2 एंड C1 A2 का लेना है डिटर्मिनेंट। तो ये बन जाएगा A1 C2 माइनस C1 A2 का होल स्क्वायर। देखो, रटना नहीं है, तो ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन रटने जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उन्होंने बताया अगर ये दो लाइंस है तो इनके बीच में डिस्टेंस जीरो कब रह सकता है? इफ दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ दीज टू लाइंस, इफ लाइन इंटरसेक्ट्स, ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइन इंटरसेक्ट, तो इसका मतलब है ये जो आपको आपको डी का फॉर्मूला दिख रहा है, उसका न्यूमरेटर जीरो होगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा देन ये जो डिटर्मिनेंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1,
A2 B2 C2, ये डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 बन जाएगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो लाइन के बीच में, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस बन गया 0। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। अब लास्ट का बचा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, आई थिंक। तो लाइन यहाँ पे कवर हो जाएगा। पैरेलल लाइन का किधर है? ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वाली कंसेप्ट, दो लाइन है, आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। सर यहाँ पे लैम्डा टाइम्स बी बार क्यों लिखा? सर यहाँ पे लैम्डा टाइम्स बी बार क्यों लिखा? क्यों यहाँ पे बी वन बार और क्यों यहाँ पे बी टू बार? क्यों यहाँ पे लैम्डा वन और क्यों यहाँ पे लैम्डा टू नहीं लिखा? मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस है, अगर 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 आपके पास कोई भी दो लाइंस है, मान लो ये दो लाइंस है, ये वाली एक लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये दो लाइन जो है वो किसी तीसरे पैरेलल वेक्टर बी बार को, पैरेलल मतलब किसी वेक्टर बी बार को, दोनों भी एट द सेम टाइम, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है एक दूसरे को, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये दो लाइन एट द सेम टाइम किसी वेक्टर बी बार को पैरेलल रही होंगी। समझ में आ रहा है? तो क्यों दोनों को अलग अलग वेक्टर देने हैं? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि L1 इस लाइन का इक्वेशन है, आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, और इस लाइन का इक्वेशन है आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डार्क कलर में लिखना चाहिए क्योंकि मे भी आपको नहीं दिख सकता ये। हाँ, तो इस लाइन का इक्वेशन है आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। और इस लाइन L2 का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो यहाँ पे बी बार क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों लाइन का एट द सेम टाइम ये जो पैरेलल वेक्टर है वो है बी बार। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में, हाँ, तो ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही होगी? किसी ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वन बार से पास कर रही होगी। ये दूसरी लाइन कहाँ से पास कर रही होगी? किसी बी पॉइंट से पास कर रही होगी, बी हैविंग पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे क्या है इक्वेशन? आर बार इज इक्वल टू ए टू बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो ये जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? ए टू बार बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ए टू बार इस वेक्टर के पॉइंट से पास कर रही है, मतलब हमारी लाइन L2 उस पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए टू बार। ओके, पैरेलल लाइन के बीच में किसी किसी भी एक लाइन को पकड़ो, दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, तो वही हमारा डिस्टेंस रहता है, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन रहता है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दीज टू पैरेलल लाइन। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, बस एक दूसरे को देख 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 कर चलती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट को मान लो हम M कहेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज मैं बोलूंगा ए और बी को आप ज्वाइन कीजिएगा, आपको एक अच्छा खासा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप आगे वाली चीजें, आगे वाली फॉर्मेलिटीज यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो यही डिस्टेंस डी ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस विद बी कैप के बराबर है, यही दिखाना है। दिखाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब क्या है इसमें देखो, थ्योरम को थोड़ा सा साइड में हटाते हैं क्योंकि आपका पूरा फोकस वहां पे जाएगा, है ना? अब देखिए फिगर, देखिए जो हमने ड्रॉ की है, हमें डिस्टेंस डी निकालना है। ये डिस्टेंस डी निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? मैं आपको बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, आप बोलोगे हाँ, तो ये इस एंगल को आप थीटा कहना। क्या कहना? थीटा कहना। तो अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालू, ऐसा क्यों करना है सर? सर मुझे ये प्रूव करना है डी इज इक्वल्स टू ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस विद बी कैप। सर ये आपको कैसे पता? अरे थ्योरम में दिया है ना, तो मतलब यहाँ पे बी कैप का कंपोनेंट आना चाहिए। तो साइन थीटा आप बोलोगे, साइन थीटा तो सर आ जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो मैंने भी बोला साइन थीटा तो इजी है, अपोजिट साइड बीएम है, हाइपोटेनस आपका ए बी है। तो सर हमें बीएम ही निकालना है ना, तो मैंने बोला बीएम को इस साइड रखो और ये बन जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा। समझ में आया? तो आपने बोला सर ऐसा करके क्या हो जाएगा? मैंने बोला थोड़ा सोचो, आपको एक चीज पता होगी। मैंने बोला कौन सी चीज? है ना? तो यहाँ पे ये जो
क्रॉस प्रोडक्ट है। मैंने बोला ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी कंसेप्ट क्या रहती है, तो आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार क्रॉस विद बी बार रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा। तो मैंने बोला इसी एस्पेक्ट में सोचो ना, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो आप बोले हाँ सर यही हमारा बीएम डी है, तो डी आपका क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, इजंट इट। तो यहाँ पे मैं बस एक अरेंजमेंट यहाँ पे करूंगा कि ए बी को ए बी ही रखूंगा, इसको यहाँ पे 1 इंटू साइन थीटा लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बार क्रॉस विद बी बार ये नहीं आता, ए बार क्रॉस विद बी बार का मैग्नीट्यूड इसके बराबर आता है, क्योंकि हमें पता है कि ए बार क्रॉस विद बी बार एक वेक्टर रहता है जो इसके बराबर रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अब ये जो डी रहेगा वो इसके बराबर है, तो सोचो इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपने बोला अरे ये तो ये बन गया, ये क्या बन गया, ये जो वन है क्या मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। आपका जो वेक्टर बी बार है उसका यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि क्योंकि हमें पता है कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है सर। तो मैंने बोला बी का ही यूनिट वेक्टर ले लो ना, तो आपने बोला बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, तो 1 को रिप्लेस मैंने बी कैप से किया है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब ये इसी बात का फायदा उठाकर मैंने बोला अब ये क्या बन गया, तो आपने बोला सर ये तो ए बी बार, ये ए बी को ओके। मैंने बोला ए बी को भी आप रिप्लेस करो किससे सर, ए बी बार के मैग्नीट्यूड से। यस, बी बी कैप का मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा। तो आप बोलने लगे सर ये तो ए बी बार क्रॉस विद बी कैप जैसा लग रहा है। मैंने बोला हाँ यही तो हमें चाहिए था। तो ये जो ए बी बार क्रॉस विद बी कैप आपको दिखने लगा है वही तो हमारा आंसर है। अब देखो ए बी बार क्या है, बी बार का पोजीशन वेक्टर माइनस ए बार का पोजीशन वेक्टर, सॉरी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो आपका जो ए बी बार है वो क्या बन गया, देखो आपका जो ए बी बार है वो तो है ए टू बार माइनस ए वन बार, और यहाँ पे क्रॉस का साइन है और क्रॉस विद बी कैप है, तो वही हमारा डिस्टेंस डी बन गया ना, वही हमारा डिस्टेंस डी बन गया। तो ये जो डिस्टेंस डी है ये इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू बार माइनस ए वन बार क्रॉस विद बी कैप। मतलब ये जो वेक्टर है बी बार जो दोनों लाइंस को पैरेलल है ना, उन दोनों लाइन को पैरेलल जो वेक्टर है बी बार उसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है जब हम दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं वो बड़ी ढंग से समझ में आ रही होगी। अगर ये चीजें आपको ध्यान से समझ में आ रही है तो आप समझ लेना आपका लाइन चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया विद इन 1 आवर, और लगते हैं 5-5 6-6 घंटे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखना, मे बी इस वीडियो को टैकल करने में आपके 2 घंटे भी जा सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही पॉजिटिवली हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि टेंशन लेकर जो आप पढ़ाई करोगे उस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका इंटेंशन जानो, व्हाट इज द मोटिव ऑफ आवर लाइफ, इसको समझो और अपने उद्देश्य की तरफ क्या करो, अग्रसर रहो। तो आई होप समझा होगा सब। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन लाइक, देखो लाइक करने में भी टाइम नहीं रहता क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा है। आपको टीचर बहुत अच्छा लगता है और कई बार क्या होता है लाइक करना भूल जाते हो, लेकिन अब अगर आपको मैंने लाइक की याद दिलाई है तो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। जय हिंद।